क्लास 8 बच्चों, आपको मैं सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की खोज पुस्तक से पार्ट 3 करवा रही हूँ और लगभग पूरा हो गया है आपका। आपको समझ में आ जाना चाहिए। काफ़ी कुछ मैंने इसमें आराम से धीरे धीरे करवाया है। आर्यों का आना, महाभारत, महावीर, बुद्ध वर्ण व्यवस्था, है ना, बुद्ध की शिक्षा, बुद्ध कथा। उसके बाद है आपका अशोक एक महान शासक। मैंने आपसे कहा था चलिए अभी तो पेपर हो रहे हैं, बाद में आपकी इच्छा हो तो बुद्ध के बारे में, अशोक के बारे में आप जो है कहीं से भी कुछ पढ़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको शब्दार्थ में भी बता देती हूँ। शब्दार्थ आपको इसके ठीक है, शब्दार्थ पढ़ने हैं। प्रश्नोत्तर करवा रही हूँ। पहला प्रश्नोत्तर इसमें लिख रही हूँ, बाकी इसी में करवा दूंगी, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न 1, सिंधु घाटी सभ्यता के अंत में अनेक विद्वानों के कई मत हैं। अनेक विद्वानों के कई मत हैं, ठीक है। अनेक विद्वानों के कई मत हैं, ठीक है। उन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, ठीक है, कीजिए। विराम लगा सकते क्योंकि प्रश्नवाचक नहीं लगा है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत में अनेक विद्वानों के कई मत हैं, उन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब अगर हम कहें कि इसी में हम देखें अगर, तो आप आइए पेज नंबर आइए, आपका है पेज नंबर 16। सबसे लास्ट में आर्यों का आना, ठीक है। इस सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का, या इस जो लगा है ना, यहाँ लिख दीजिएगा सिंधु घाटी, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इसका अंत अचानक किसी दुर्घटना से हो गया है, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। ऐसा भी माना जाता है कि इसके अंत का कारण बाढ़ या सूखा हो सकता है। तो विद्वानों के कई मत, कुछ विद्वानों ने कहा कि बाढ़, या आप इसको अपना डिटेल में भी लिख सकते हैं कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि बाढ़ या सूखे की वजह से, और आप ले सकते हैं मौसम के परिवर्तन में इन इलाकों के निवासियों, उनके रहन सहन को भी प्रभावित किया। अब आप कह सकते हो कि यही आपके विचार हैं और मेरी समझ से सिंधु घाटी सभ्यता का इस तरह से अंत है। तो आप ये इस तरह से आप कहिएगा, सभ्यता के अंत की बात करनी है। तो चलते हैं, बुक से ही आपको पढ़ा देते हैं और उतना इसमें ज़्यादा है नहीं आपके लिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, प्रश्न 1, वेदों के विषय में लोगों की क्या मान्यता है। वेद क्या हैं, लोग क्या मानते हैं, इस पर एक प्रश्न है। पेज नंबर आइए 18, ऊपर ही लिखा हुआ है। पहले क्या था, 16 था शायद, मैंने 18 तो नहीं बोला, ठीक है। वेदों की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। इसलिए वेद का सीधा साधा मतलब है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा है और न देव मंदिर है। हिंदू लोग वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। ये आपका उत्तर हो गया। इस तरह से आप समझ बूझ के इसको करिएगा। अब आया प्रश्न। उपनिषदों में बार बार शरीर स्वस्थ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहने की बात कही गई है। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं, अपने विचार लिखिए। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि उपनिषदों में बार बार कहा गया कि अगर स्वस्थ शरीर है और मन स्वस्थ है, तन स्वस्थ है,
और दोनों में अगर हम अनुशासन बनाए रखते हैं, यानी समय से उठना, समय से काम करना और मन को नियंत्रण में रखना, इधर उधर भागने ना देना, मन को कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना। अब आपका मन कर रहा है कि आज जो है हम कुछ ना पढ़ें, तो क्या है, आप अपने मन को भाग रहे हैं, मन के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन अगर आपने नियंत्रण कर लिया, नहीं हमें पढ़ना है, हमें कुछ काम करना है ताकि हमारा रिजल्ट खराब ना हो, तो हमने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया। इस तरह से आपको इसको अपने शब्दों में उतर, ये वाला पढ़ लीजिएगा आप थोड़ा सा उपनिषदों के बारे में, ठीक है। यहाँ से आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं बार बार नहीं पढ़ाऊँगी, बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ आपको। और थोड़ा बहुत इससे लेकर सच्चाई पर बल दिया गया है, यह इसकी विशेषता है ना। और इसलिए सच्चाई पर, जब हमारा मन सच्चा होगा, हम सत्य बोलेंगे, तो हम इसको कर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको आप अपने शब्दों में, जिस तरह से आपके मार्क्स होंगे उसी तरह से आप इसका उत्तर अपने शब्दों में देंगे, ठीक है। ये आपको खुद करना है। भारतीय पुराकथाओं की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। प्राचीन कथाओं की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। ये आपका है, देखते हैं मिल जाता है तो ठीक है। ये आप जब प्रश्न 2 करेंगे ना, ये यहाँ से भी ले लीजिएगा, वेदों के बारे में, ये तो है ना, ये ले लीजिएगा। भारतीय संस्कृत का सबसे पुराना इतिहास वेदों को ही माना जाता था। पहले ये लिखिएगा, फिर ये लिखिएगा, ये वाला, ठीक है। मैंने पहले 2 का थोड़ा सा ये नहीं बताया था आपको, ओके। अब कौन सा था क्वेश्चन? मैं करवा रही थी चौथा, भारतीय पुराकथाओं। तो चौथे में देखते हैं कहाँ हो सकता है चौथा। ये भारतीय पुराकथाओं का इतिहास वैदिक समय तक माना जाता है। ज़्यादातर पुराकथाएँ और प्रसिद्ध कहानियाँ वीर गाथात्मक हैं। इनमें सत्य, लोक कल्याण के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। इनमें वफादारी, साहस और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है। ये घटनाएं सच्ची हों या काल्पनिक, जीवन में इनकी महत्ता को सभी स्वीकारते हैं, क्योंकि ये उन्हें रोज़मर्रा की जिंदगी की एक रास्ता और क्रूरता से हटाकर ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं। आप पूरा ये लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, ये है ना। तो पुराकथाओं के बारे में आप बताएंगे, ठीक है बच्चों। अब 5 करवाती हूँ, 5 तक ही करवाऊँगी आज, कल आपको दूसरे करवाऊँगी। आज आधुनिकता और पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध में भारतीय संस्कृति का महत्व कम हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बातें आज भी कायम हैं। कक्षा में चर्चा करके लिखिए, ये आपको खुद करना है। ये टॉपिक निकाल लीजिए, भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारत, इसमें है कहीं, देख लेते हैं, इधर तो नहीं है। हाँ, ये है भारतीय संस्कृति की निरंतरता, विशेषता, जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है, जो बाद में बढ़ते बढ़ते असहनीय हो जाता है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। और आप जो है ना, थोड़ा सा इसको पढ़ के इसको अच्छे से, आधुनिकता और पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध में भारतीय संस्कृति का महत्व कम हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बातें आज भी कायम हैं। आपको अपना दिमाग लगाना है बच्चों। भारतीय संस्कृति का प्रभाव कम हो रहा है ना। छुआछूत ये भी है। वर्ण व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही, फिर भी दिशा में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि इनका प्रसार संपूर्ण भारत और पूरी समुद्र तक फैला। इतिहास के लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा, बल्कि ईरानियों और यूनानियों से, चीनी, मध्य एशियाई व अन्य लोगों से इसका संपर्क रहा है। तो इसको लीजिएगा और थोड़ा सा अपने मन से लिख दीजिएगा। भारतीय संस्कृति, तो हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में चर्चा करना है। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि भारतीय संस्कृति में तो वर्ण व्यवस्था थी, भारतीय संस्कृति में तो छुआछूत बहुत था, लेकिन ये आपने कह दिया छुआछूत था, जबकि भारतीय संस्कृति की वर्ण व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी ताकि लोगों को अपना काम सीखने और करने में आसानी रहे। हमने क्या किया, धीरे धीरे उसको अलग रूप दे दिया, तो वो वर्ण व्यवस्था खराब हो गई,
ऐसा नहीं कि वर्णों के हिसाब से शूद्र ये करे, क्षत्रिय ये करे, ऐसा नहीं था। एक स्वस्थ मानसिकता थी। तो आप कह सकते हो कि भारतीय संस्कृति का जितना भी प्रभाव है वो आज भी देखा जा सकता है। जो लोग भारतीय संस्कृति के प्रभाव से जुड़े हुए हैं, वैसे ही कार्य करते हैं, उनका जीवन बहुत अच्छा है। और हम आज भी अपनी भारतीय संस्कृति की जड़ों से जुड़े हुए हैं और हम अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, 5 क्वेश्चन करवा दिए आपको, 5 में कल करवा दूँगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार।